चल देखिए, पिछले दिन जो हम लोग कर रहे थे, जहां तक हम लोग किए थे सेंटर वाला, आज जो बचा हुआ है पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग कर चुके हैं 22 तक, शायद 22 तक। ये 23 नंबर से हम लोग देखते हैं। तेईस नंबर देखिए। 23 नंबर क्या है? यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, तब संयोग की फोकस दूरी, यानी कि कोई कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग का मतलब हुआ कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, ये अभिसारी लेंस उत्तल लेंस, तो उसको संपर्क में रखेंगे दोनों का बराबर। तो जब एक साथ कांटेक्ट में रहता है तो फॉर्मूला होता है f का कितना, 1/f1 और +1/f2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, f1 × f2 f1 + f2। इसमें बोला दोनों बराबर है तो f रख ले, f × f f + f, यानी कि हो गया हमारा कितना, f का स्क्वायर बाई 2f। f से एक f कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास आंसर f/2, f/2, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा C। आगे 24 नंबर, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो लेंथ होता है वो क्या होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्लस करेंगे दोनों को, मतलब इसका जो आंसर होगा FO + FE, FO + FE। ठीक है, इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। प्रकाश के रंग का कारण है, यानी कि कलर जो होता है वो किस कारण से होता है। आपको याद होगा वेवलेंथ सबका अलग अलग होता है, मतलब क्या, तरंग दैर्घ्य की लंबाई सबका अलग अलग होता है, पता है ना। ये क्या बोलते हैं, लाल कलर का जो होता है, रेड कलर का, वो 780 होता है नैनोमीटर, और जो वॉयलेट होता है, बैगनी होता है, उसका होता है लगभग 400 नैनोमीटर सब, और बाकी का इसके बीच में होता है, ये होता है तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपर्तांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन, यानी कि जो मिनिमम डेविएशन होता है किसी प्रिज्म से, उसका फॉर्मूला μ - 1 × a, μ - 1 × a। आगे फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 तक हुआ। आगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका तो वही था जो पीछे था, μ - 1। प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रम वर्ग नियम, अर्थात तीव्रता r² मान्य होता है, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लो हमेशा पॉइंट सोर्स के लिए, बिंदु स्रोत पॉइंट सोर्स। निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है। ऐसे सबसे कम जो होता है वो आप पढ़े होंगे, तो सीजियम का होता है 2.14 होता है, और सबसे ज्यादा प्लेटिनम का था 5.65। लेकिन इसमें से आपको बताना सबसे कम किसका, इसमें से जो होता है वो इसका तांबा यानी कि कॉपर का होगा सबसे कम। कॉपर। अगला, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, ये तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये ऐसा है, ऊपर में हो गया नॉर्थ पोल, नीचे हो गया साउथ पोल,
ये हो गया इक्वेटर, मतलब उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये विषुवत रेखा। बोल रहा है कहां से कहां तक? उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से जब आप विषुवत रेखा की तरफ आइएगा, इधर आइएगा, यहाँ है 90 डिग्री, यहाँ है 0 डिग्री, तो वैल्यू क्या होगा? घट रहा, घटता, डिक्रीज होगा। आगे 30 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है, क्यों उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होता है क्यों? तो आवेश की त्वरित गति के कारण, यानी कि एक्सेलरेशन के कारण। इसका होगा एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज। अगला है चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B बाई E का मात्रा क्या होगा? तो इसका जब आप बनाते हैं उससे इलेक्ट्रिक फोर्स और कौन सा मैग्नेटिक फोर्स दोनों को इक्वल करके, यानी विद्युत बल और चुंबकीय बल को इक्वल करके, तो विद्युत बल का होगा E इंटू क्यू, और इसका होता है क्यू भी साइन थीटा, लेकिन मैक्सिमम के लिए केवल क्यू भी होता है। तो यहाँ से जब आप भी निकालिएगा तो आंसर बनता है E बाई बी। अगर हमसे E बाई बी पूछता तो सीधे वेलोसिटी यानी कि वेग वाला बोलते मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमसे उल्टा आंसर पूछ रहा है किसका? B बाई ई का, तो उल्टा न हो जाएगा, सेकंड ऊपर हो जाएगा और मीटर नीचे हो जाएगा, सेकंड पर मीटर, सेकंड पर मीटर। आगे, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती, मतलब कौन ऐसा चीज है इस पे डिपेंड जो है उसका स्पीड नहीं करेगा, स्पीड जो है वो डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? इसकी आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो आप जानते होंगे किसी मीडियम में चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? उसका दो केस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। पहला कि जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होगा उससे हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, और दूसरा एक होता है कि रे हमेशा जाएगा डेंसर से रेयर में, यानी कि प्रकाश को हमेशा जाना है सघन से किस में? विरल में। और दूसरा है कि क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए किसका? आपतन कोण का मान। ये दोनों उसका केस है। अगर ऐसा फुलफिल करेगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा क्या? मोर देन क्रिटिकल एंगल। हो गया। उसके बाद फिर आगे थे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 34 नंबर। क्वेश्चन है, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं समान है तथा लेंस के माध्यम का अपर्तनांक 1.5, लेंस के माध्यम का अपर्तनांक 1.5 है। इस लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी कि रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो दोनों बोल ही रहा है कि दोनों जो है वो क्या है? इक्वल है, आर है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। तो फोकल लेंथ बताइए। तो फोकल लेंथ के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें आप रख लीजिए 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r, और साइन कन्वेंशन के कारण ये माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस वैल्यू बन जाएगा 1/r। 0.5 इंटू 1 प्लस 1 2/r। इसका पॉइंट अगर हटा लीजिए आप तो नीचे में 10, 5 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बच रहा? सही है सब। तो 1/f जो है वो बचा है आपके पास 1/r के बराबर, यानी कि f जो होगा वो आंसर बनेगा r का। तो प्लस माइनस r लिख सकते हैं, 34 का a प्लस माइनस r। अगला, दो डायोप्टर और 3.5 दो लेंस संपर्क में रखेंगे, संयोग की क्षमता क्या होगी? यानी पावर निकालना है आपको। दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में है और उसका पावर दिया हुआ आपके पास
इसमें तो डायरेक्ट ऐड करना होगा आपको P1 प्लस P2, तो 2 प्लस 3 बाई माइनस में है ना, जब कांटेक्ट में रहता है यानी कि संपर्क में रहता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला P1 प्लस P2, तो एक है 2 और दूसरा है -3.5, तो क्या हो जाएगा 2 और -3.5 यानी कि -1.5 डायप्टर, -1.5 डायप्टर, -1.5 डायप्टर यानी कि बी हो गया। अगला फिर 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है, वस्तु लेंस खगोलीय दूरदर्शक में कैसा होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता था, लास्ट वाला ये उल्टा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो होता है वो आईपीस, क्योंकि हमको छोटे आकार के वस्तु को बड़ा करके देखना होता है तो उसमें आईपीस का जो वैल्यू होता है फोकल लेंथ वो बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव का छोटा होता है, जबकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमें दूर तक देखना होता है, तो ऑब्जेक्टिव जो होता है यानी कि वस्तु वाला जो लेंस होता है उसी का फोकल लेंथ बड़ा होता है, फोकस दूरी बड़ा होता है, तो खगोलीय वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है बड़ी फोकस लंबाई ऑफ हायर फोकल लेंथ। अगला सामान्य संयोजन के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होगा, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो क्या होता है बीओ यूओ, वो बनता है हमारे पास, आपको याद होगा आंसर ऐसा, m इज इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ, आई पीस का और ऑब्जेक्टिव का, एम ई तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, मतलब ये सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं, इसका होता है 1 प्लस डी या बाई फोकल लेंथ आई का होता है इसका, और इसका आंसर बन रहा है बीओ बाई यूओ माइनस, तो ये आंसर होगा बी। चलिए देखिए आगे, इसका तो हो ही गया, ये बी हुआ। अब जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता एल जो होता है ऊपर में होता है माइनस एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ए, एक इसका जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना माइक्रोस्कोप, हाँ, तो माइनस एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई करके फॉर्मूला होता है, एल और ये इसमें सामने सामने है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो बढ़ेगा इंक्रीजेस, प्रकाश के रेले विकिरण में क्या होता है लेमडा के फोर्थ पावर के यानी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है डी। 40 विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, पथांतर पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 यानी कि बी। आगे 41 नंबर, व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता 9:4 है, यानी कि रेशियो जो है वो इंटरफेरेंस का वेव का 9:4 है, तो पूछ रहा मैक्सिमम और मिनिमम का, तो मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब हुआ एक जो कंस्ट्रक्टिव होता है और एक जो डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि एक जो संपोषी होता है और एक जो विनाशी होता है, वो इसका आपको याद होगा आई मैक्सिमम मतलब अधिकतम बटे आई मिनिमम न्यूनतम, इसका फॉर्मूला जब मैक्सिमम होगा तो √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, और नीचे में यही माइनस में √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या है एक 9 है तो 9 का क्या हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 4 का कितना 2 और नीचे में फिर 3 माइनस 2 यानी 5/1, 5:1 यानी कि
सी। निम्नलिखित में सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का बिंदु स्रोत है। लेजर होगा, लेजर, लेजर। प्रकाश किरण के तीखे मोड़ पर से मुड़ने की घटना, यानी कि जो बेंड होता है एज पे जाके, मतलब किनारे पे जाके बेंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। अगला कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन्स। आगे थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि आवेश। अगला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी ऊर्जा। तो आइंस्टीन का इक्वेशन क्या होता है? 1/2 mv² h न्यू माइनस न्यू नोट, या इसी में जब लेमडा फॉर्म में बदलते हैं तो 1/λ माइनस 1/λ नोट। इसमें ऑप्शन में ढूंढिए। फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी उसमें आ नहीं रहा है, वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। प्लांक स्थिरांक की बीमा ml² t-1। कैसे? ऐसे भी बना सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ अगर एच का निकालेंगे तो E बाई न्यू होगा। ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा का डायमेंशन बीमा ml² t-2, और इसका क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी का t-1 यानी कि 1 बाई टाइम होता है। ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा, t-1 ml² t-1। ठीक है, आगे का 47 हो गया। 48 नंबर, 48 नंबर में पूछ रहा है आपसे कि कौन जो है वो चार्जलेस है। चार्जलेस, चार्जलेस इसमें से कौन सा है? फोटोन, प्रोटॉन। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस, बीटा पे माइनस, अल्फा पे प्लस, फोटोन होगा, फोटोन पार्टिकल। अगला 49, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात 1/137। 1/137। ठीक है, ये अगला जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की यानी कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -me⁴ बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता था। ये जो एन है वही एटॉमिक नंबर बता रहा है, तो ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, जेड पे पावर -2। किसकी महत्तम भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर किसका, जिस क्या बताए थे? आयोनाइजिंग पावर, जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज प्लस का, उसका आयोनाइजिंग पावर सबसे बड़ा, और पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता जो होगा उसका सबसे ज्यादा होगा जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा। इसमें ढूंढिए, कैथोड पे माइनस हो गया, अल्फा पे प्लस हो गया, एक्स किरण और गामा किरण, गामा रेस। निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? तो जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन कौन है, जो मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है? एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और एक न्यूट्रॉन, और बाकी इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है, उसको छोड़ के बाकी जो बच रहा है यानी कि अल्फा कण यहाँ पे होगा। यहाँ पे हो गया कौन सा? अल्फा कण, अल्फा कण, अल्फा कण। निम्नलिखित सबसे सबसे अस्थाई कौन है? जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अस्थायित्व तो बढ़ता जाएगा, डी।
फेरस आयरन। डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर। एक पीएन जंक्शन में होते हैं दो अर्धचालक, एक पी का मतलब हो गया पॉजिटिव और एन का मतलब हो गया नेगेटिव। दो होता है, एक पॉजिटिव टाइप और एक नेगेटिव टाइप। उसके आगे फिर है एक अर्ध तरंग डिस्करी में यदि निवेश यानी कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, उसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? इनपुट फ्रीक्वेंसी ये सेम देगा 50 हर्ट्ज। अगला नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, इसमें क्या बताए थे? 4 गेट का मतलब 3 गेट होता है मेन जो, उसका आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं ऐसा क्या क्या कि एक जो हो गया और एक हो गया कौन सा और, जिसको लिखते हैं प्लस से, एक हो गया एंड जिसको लिखते हैं डॉट से, और एक हो गया नोट जिसको बार वाले साइन से लिखते हैं। ठीक है, अब और एंड को मिला देते हैं तो वो बन जाता है नन, और को जब नोट से मिला देते हैं तो वो बन जाता है कौन सा? नॉर। ठीक है, और का जो होता है, और का होता है ए प्लस बी, और जब भी नोट आएगा तो ऊपर में बार का साइन होगा, तो ए प्लस बी के ऊपर बार का साइन डी। पंद्रह का द्विआधारी समतुल्य है बाइनरी। बाइनरी में 15 कौन सा वैल्यू बनेगा? तो इसका बताया है, शुरू से कीजिए। 2 पे टोटल हो गया कितना? 4। टोटल डिजिट जो है इसमें वो 4 है, तो पावर शुरू होगा 2 टू द पावर कहां से? 3 से, प्लस 2 का स्क्वायर, पहला ये जो है 1 है 1, फिर यहाँ भी 1, अब प्लस, अब आगे वाला तो 0 है, तो 2 टू द पावर 3 का कितना हो गया वैल्यू? 8, अब प्लस 4 12 हुआ, ये नहीं पूर रहा, आगे कीजिए। 1 1 1 12, और ये 2 3 4 5, 2 पावर 4 हो जाएगा, 2 पावर 4 ये भी नहीं होगा। इसका कीजिए 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 पे पावर 1 और 1 इंटू 2 पे पावर 0। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस किसी पे पावर 0 का मतलब ये हो, 8 2 14, 14 1 15। सी टीवी प्रसारण के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ये सब क्वेश्चन बहुत सारा आ चुका होगा आपका क्वेश्चन बैंक में, ये सब क्वेश्चन बहुत बार। आगे चलिए अगला है, जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस इतना है तो उसको क्या करना है? एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखना। डी डिस्टेंस पे रखना है, तो एक होता है जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो, और एक होता है कब? जब दोनों एक दूसरे से किसी दूरी पे हो। तो दूरी वाला का फॉर्मूला क्या होता था? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। सबका आप एलसीएम निकाल लीजिए, सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा तो क्या होगा? f1 इंटू f2 हो जाएगा। यहाँ f1 है तो क्या क्या बचेगा? यहाँ f1 है तो ये ऊपर में है f2, यहाँ f2 है तो ऊपर में f1, और f1 f2 यहाँ पे है ही, दोनों है, तो केवल d बचा। e किसका वैल्यू है? 1/f का, f के लिए उल्टा हो जाए, f1 इंटू f2 ऊपर में, ये आंसर हो गया आंसर d। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन। इकसठ नंबर क्वेश्चन देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, यदि चलकुंडली गैल्वेन फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या होगा? फेरों की संख्या क्या है? यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n ऊपर में आता है, इंक्रीज करेगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकते हैं जिनमें उनका ये बोर का क्वांटाइजेशन h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, h/2π का पूर्ण गुणज।
अगला, सूरज के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है क्वेश्चन बैंक का। ये क्या है, रैखिक ऑफ स्पेक्ट्रम है, लाइन, ये सूरज का नहीं, उसका रैखिक होगा ना, हाइड्रोजन वगैरह का होता है रैखिक, सूरज का कंटिन्यूअस होगा, सतत। अगला, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में जो होगा बीच कलंदर फाई हो तो धारा का बाटहीन घटक, बाटहीन जो होगा वो होगा कौन सा, साइन फाई, साइन फाई बाटहीन। और यही अगर पूछा जाएगा आपसे कौन सा, बाट फूल, बाट फूल में तो ये वाला वैल्यू हो जाता कोस फाई। यहाँ पे बाटलेस पूछ रहा है आपसे, बाटलेस वाला कंपोनेंट होगा जिसका कोई यूज नहीं होता हो, तो होगा कौन सा, ये हो गया साइन ना, साइन फाई। आदर्श एमीटर, इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है, हमेशा बोलते हैं, एक होता है आइडियल एमीटर और एक होता है कौन सा, केवल एमीटर लिखा रहता है। जब केवल एमीटर रहेगा तो एमीटर में करंट को पास करना होता है। करंट पास करने का मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस उसका यानी प्रतिरोध उसका कम से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ जब आइडियल पूछेगा इसका मतलब बिल्कुल रेसिस्टेंस होगा ही नहीं, प्रतिरोध जीरो। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति स्थिर होती है, कांस्टेंट। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो प्रति सेकंड प्रवाहित तार में, तो इसमें आप पहले निकालिए किसका वैल्यू, आई का, आई तो दिया हुआ है 1 एम्पीयर है, तो क्यू निकालिए, क्यू, क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो हो गया कितना, आवेश इतना है प्रति सेकंड में, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है आपको, आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो क्यू बराबर यानी लगाइए, और ये हो गया क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई 1 इंटू टी का 1 वैल्यू हुआ, ठीक है, यानी कि ये जो चार्ज है वो 1 कूलम के बराबर। क्यू का दूसरा फॉर्मूला होता है एन ई, क्यू की जगह 1 रखिए, एन निकालना आपको, और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसको इधर ले आइए तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू 1, इसको सोल्व कीजिएगा तो 6.25 आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, 68। टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, साइन का मतलब क्रॉस, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। बिल्कुल अब समाप्ति पे है, 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब ये है हमारा आगे का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, वो देखिए, इसका हो गया टॉ एम क्रॉस बी। एक रेडियो एक्टिव तत्व के अर्धायु यानी कि जो हाफ लाइफ है वो है कितना, 1600 ईयर, तो आपसे पूछा एवरेज क्या होगा इसका, टी एवरेज का फॉर्मूला होता है, या ये क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ और उसके बीच का रिलेशन यहाँ पे बताना होगा आपको, उसके बीच का रिलेशन, अर्धायु और औसत आयु के बीच का रिलेशन, टी हाफ 1/2 लिखिए, 8 केवल टी लिखिए, 0.693 होता है इंटू टी एवरेज औसत होता है, उसका निकालना था, इधर आके भागा देना, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1600, और उसमें आपको डिवाइड करना होगा 0.6931 से, ये निकलेगा आपका औसत, ये लगभग आएगा 109 के लगभग। प्रकाशिक तंतु की बैंड चौड़ाई होती है 100 गीगाहर्ट्ज, 100 गीगाहर्ट्ज। तो ये हो गया हम लोग का सेंटअप का पूरा जो है जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसमें आपको हमेशा पहले भी बोले क्वेश्चन बैंक बिल्कुल कर लीजिएगा, उससे बहुत बेहतर होगा। जैसे होता है ना, कोई क्रिकेट अगर खेलने जाता है तो पहले देखते होंगे वहां पे जाके, जैसे ऑस्ट्रेलिया बाहर गया तो प्लेयर जो होता है वहां पहले से पहुंच के प्रैक्टिस करता है, बिल्कुल उस तरीके का समझिए क्वेश्चन बैंक। पिच वगैरह को समझने के लिए आपको आप बेहतर तरीके से पिच को समझ आइए कि हाँ यहाँ पे बॉल कितना उछलेगा या क्या होगा, उस तरीके का उसको समझने के लिए बिल्कुल क्वेश्चन बैंक स्मूथली आराम से पूरा कर लीजिए। और क्लास में मतलब हर दिन करवा ही रहे हैं आपको, तो पूरा एकदम बिल्कुल साथ में कर लीजिए क्वेश्चन बैंक, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका समझिए 50-60% क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या 2 शॉर्ट नंबर मतलब शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन है, सब उन सब मिला के बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन बैंक करेगा। ये बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए बता रहे हैं, ऐसा ही बिल्कुल होगा हर साल।
ठीक है। तो इसके आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। लाइव क्लास जो है वो बहुत जल्द, और उसमें आपको टॉपिक डिस्कस करेंगे, बता देंगे आपको कितने दिन का क्लास होगा, उसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री, बिल्कुल फ्री सेवा। बाकी जो क्लास में चल रहा है आप लोग का, जिनका भी चल रहा, तो क्लास कर रहे हो या जो कहीं बाहर के हों वो सब, तो क्लास में जो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, क्लास में कर रहे हैं उसका करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल बताएंगे आपको 35 दिन या 40 दिन का क्लास होगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल क्रैश कोर्स जिसको आप लोग बोलते हैं, कोई आएगा। अभी देखिए, अभी मतलब यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। कोई बोलेगा 5 दिन में कैसे टॉपर बने, कहीं पे लिखा हुआ होगा 21 दिन में कैसे टॉपर बने, कहीं पे लिखा हुआ होगा 2 महीना में कैसे टॉपर बने, इस तरीके का। ठीक है, और केवल वो थंबनेल जो है इस तरीके का डिजाइन किया जाता है कि आप दिग्भ्रमित होकर उसको देखिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे बिल्कुल एक स्मूथली आपका क्लास चलेगा, रेगुलर क्लास चलेगा, और उसका एक टाइम फिक्स कर देंगे कुछ दिन में। ठीक है, जब क्लास शुरू हो जाएगा लाइव वाला, तो पहले एक दिन आपको सिलेबस बिल्कुल डिस्कस कर देंगे कि कितने दिन में आपको क्या क्या बताया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले दिन पढ़ते हैं।